हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कमर्शियल लॉ का। ये सेक्शन बी का एक चैप्टर है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो आएगा हमारा मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। जो मेरे नोट्स हैं वो भी इसी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। इसी पे आपको जो है वो इसकी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। अब सबसे पहले हम जो है एक बार मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी का नोट से जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एजेंसी होती क्या है, एजेंसी का मीनिंग क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो हो सकता है दो पार्टीज है जो ए और बी जो दो पार्टीज हैं, इन दोनों के बीच में उन्होंने बोलकर किया है, रिटर्न में किया है, या ए ने कुछ ऐसा काम किया है अपने बिहेवियर से शो कर दिया कि वो ए बी का एजेंट है, तो वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो मे बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। और अगर हम आज की बात करें तो बिज़नेस को सिंगल हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिज़नेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अगर जैसे जैसे हम अपना बिज़नेस एक्सपेंड करेंगे वो वैसे वैसे हमें और जो बंदों की वो ज़रूरत पड़ती जाएगी। इसीलिए जो एक पर्सन होता है, मेन अथॉरिटी जो होती है, वो क्या करती है कि अपनी जो पावर है उसको डेलीगेट कर देती है। और जो बंदा अपनी पावर को डेलीगेट करता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। और जिसको वो पावर डेलीगेट की जाती है ना, वो होता है हमारा एजेंट। और ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिलेशनशिप, इसे हम कहते हैं एजेंसी, जो रेगुलेट की जाती है लॉ ऑफ एजेंसी के थ्रू। यहाँ पे जैसे एक प्रिंसिपल और एक एजेंट है। प्रिंसिपल ने क्या किया, अपना थोड़ा सा काम इसको दे दिया, कि थोड़ी अपनी पावर इसको दे दी कि मुझसे इतना सारा काम जो है वो नहीं संभला जाता, एक काम करो तुम, थोड़ा सा काम तुम कर लो। और ये जो है वो एजेंट हो गया। अभी इन दोनों के बीच में जो है वो आया रिलेशनशिप एजेंसी का, और ये जो है वो लॉ ऑफ एजेंसी ने गवर्न करेगी। इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रॉपर। सेक्शन 182 में जो है इसकी डिफाइन दी हुई है उन्होंने कि एजेंसी क्या, एजेंट क्या, एजेंसी क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए रिलेटेड। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू any act for another or to represent another in dealing with third persons। means एजेंट क्या है, एक पर्सन है जो हमने एम्प्लॉय किया है कुछ काम करने के लिए, टू डू एनी एक्ट, किसके लिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए, या फिर उस दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसके सामने, थर्ड पार्टी के सामने, तो उसको हम कहेंगे कि वो एजेंट है। ठीक है जी। एजेंट क्या है, एक पर्सन है जो हमने एम्प्लॉय किया है सो दैट कि वो कोई एक्ट करे किसी दूसरे बंदे के बिहाफ पे, या उसको रिप्रेजेंट करे जब वो थर्ड पार्टी के साथ डील करेगा। पर्सन फॉर होम सच एन एक्ट इज डन, जिस बंदे के लिए वो काम करेगा या जिस बंदे को वो रिप्रेजेंट करेगा उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल। मीन्स यहाँ पे हमने एजेंट की डिफाइन भी की और प्रिंसिपल की भी डिफाइन भी किया। फॉर एग्जाम्पल जो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बी एंड सी इज द थर्ड पार्टी। अब ए ने क्या किया, ए ने बी को रिप्रेजेंट किया। ए जो है वो क्या कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके सामने, सी के सामने। जब ए ने रिप्रेजेंट किया बी को सी के सामने, तो ए क्या हो गया, बी का एजेंट, और बी क्या है, हमारा प्रिंसिपल। यहाँ पे एजेंट क्या है, वो किसी दूसरी पार्टी के बिहाफ पे काम करेगा या उसको रिप्रेजेंट करेगा थर्ड पार्टी के साथ जब वो डील करेगा तब। और जिस बंदे को वो रिप्रेजेंट करेगा या जिसके लिए वो काम करेगा वो होता है प्रिंसिपल। ये था हमारा एजेंट और प्रिंसिपल की डेफिनेशन, जो सेक्शन 182 के अंदर हमें गिवन आउट है। नेक्स्ट हमने ये जो है डायग्रामेटिकली फॉर्म में शो कर देना है कि प्रिंसिपल और एजेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और इसे कौन रेगुलेट करता है, लॉ ऑफ एजेंसी ही इसे जो है वो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। भी कौन कौन से तरीकों से हम जो है एजेंट प्रिंसिपल बना सकते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, एजेंसी फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा बुक में जो है वो हमें गिवन है डायग्राम। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी कि कब कब कॉन्ट्रैक्ट, या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी से, या इम्प्लाइड अथॉरिटी से, बाय रेटिफिकेशन, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी जैसे दो पार्टीज हैं, उन्होंने आपस में बोल के या रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, तुम मेरे एजेंट हो। इम्प्लाइड अथॉरिटी बिहेवियर से शो किया। इम्प्लाइड अथॉरिटी फर्दर 3 टाइप्स किया, बाय एस्टोपल, बाय होल्डिंग आउट, बाय नेसेसिटी। बाय नेसेसिटी मीन्स जब
लॉ इंटरफेयर कर गया और ज़रूरत पड़ गई उस बंदे को एज ए एजेंट वर्कआउट करने के लिए। बाय होल्डिंग आउट इट मीन्स कि एक बार वो उस बंदे का एजेंट था लेकिन दूसरी बार वो अपने आप ही बन गया, लॉ की तरफ से नहीं, उसने अपनी मर्जी से ही ऐसा काम किया कि वो शो हो रहा है कि वो फिर से उसका एजेंट ही होगा। बाय एस्टॉपल, दो पर्सन्स खड़े हैं और तीसरा अज्यूम कर रहा है कि ये एक दूसरे के एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है, उसमें वो एस्टॉपल। ये हम डीपली जो है वो नोट से करते हैं, फिलहाल मैं जनरली आपको सिर्फ डायग्राम में से इनका मीनिंग बता रही हूँ। बाय रेटिफिकेशन, इसका मतलब होता है कि जब हम बाद में जो है वो रेटिफाई कर देते हैं, मीन्स टू गिव लेटर अप्रूवल, कि बाद में हमने कह दिया पहले वो एजेंट नहीं था, ए और बी दो पार्टीज थी, ये जो बी है वो ए का एजेंट नहीं था पहले, लेकिन बी ने कुछ काम किया या उसने कहा सेल आउट कर दी उसकी गुड्स, और बाद में भी ए ने कहा चलो ठीक है तुम मेरे एजेंट नहीं थे लेकिन तुमने काम ऐसा किया कि तुम शो हो रहे हो मेरे एजेंट, तुम मेरे एजेंट ही रहो। लास्ट आता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब लॉ इंटरफेयर करता है और उसकी वजह से जो है एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप बन जाता है। सो ये है हमारे मोड्स ऑफ क्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये डायग्राम ज़रूर आप पेपर में बनाइए अपना अच्छे मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास एजेंसी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी या एग्रीमेंट। यहाँ पे कई जगह पे मैंने अपने आंसर्स में ऐसे कटिंग की होगी, मीन्स ये अगर आंसर आपका 7 पेजेस से ज़्यादा बन रहा है तो आप इसको रहने दीजिए, अदरवाइज अगर आपने लिखना है तो इट्स योर विश। सो एजेंसी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी या एग्रीमेंट कहते हैं एजेंट जो है, कब एजेंट के पास ये अथॉरिटी आती है कि वो एजेंट है, जब वर्ड्स बोलकर बाय माउथ और बाय रिटन एग्रीमेंट उसको बताया जाए, और वो जो है प्रिंसिपल को बाइंड भी कर सकता है टू द थर्ड पार्टीज बाय हिज एक्ट टू द एक्सटेंट ही इज डेलीगेटेड विद अथॉरिटी। अब एजेंट ने कोई काम कर दिया जो उसे नहीं करना था लेकिन वो उसकी अथॉरिटी में आता है। अब ए और बी दो पार्टीज हैं, ए ने बी को अथॉरिटी दी हुई है और बी की अथॉरिटी में आता है कि उसने 20,000 रुपीज़ तक के जो है वो क्रेडिट सेल कर देनी है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। और जितना भी अगर कोई उसने क्रेडिट सेल किया और उसका अगर वापस नहीं आते उसके पैसे, तो उस केस में जो बी है एजेंट है वो लायबल होगा टू पे हाफ, कि अगर मान लो उसने 5,000 रुपये क्रेडिट पे दिए हैं तो वो 5,000 का 2,500 रुपीज़ पे करने के लिए अपने प्रिंसिपल को लायबल होगा। ये इनका एग्रीमेंट हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि 20,000 की पूरी उसने जो है क्रेडिट सेल कर दी और बदले में बी के पास पैसे नहीं आए, और बी ने क्या किया, ए को जो है वो 10,000 हाफ के लिए लायबल था वो पे आउट किया, लेकिन थर्ड पार्टी ने सामान वापस कर दिया बी को कि हमें आपका सामान नहीं चाहिए, हमने यूज़ भी नहीं किया। तो यहाँ पे जो ए है, अब बी के पास तो 10,000 है ही नहीं, 10,000 तो बी दे देगा, वो अब बी क्या करेगा, ए से 10,000 वापस लेगा, क्योंकि सामान जब बिका ही नहीं उन्होंने सामान वापस कर दिया, तो ये जो 10,000 रुपये है ये भी वो भी इसको क्यों पे आउट करे। सो सिमिलरली उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो एजेंट है वो जो भी काम करेगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन लायबल होगा, प्रिंसिपल। किस एक्सटेंट तक वो लायबल होगा, जिस एक्सटेंट तक उसने अथॉरिटी डेलीगेट की है। अब यहाँ पे उसने 20,000 तक की अथॉरिटी डेलीगेट की है कि बी को वो क्रेडिट सेल कर सकता है, लेकिन अब जब बी 30,000 का क्रेडिट सेल करेगा तो उस चीज के लिए जो प्रिंसिपल है वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये अथॉरिटी उसने डेलीगेट उसको नहीं की। सो थ्रू ओरल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बातचीत में कर ले, लेकिन जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम बेटर मानते हैं क्योंकि ये एज अ एविडेंस भी हम शो आउट कर सकते हैं। अब एक्स ने वाई को कहा कि तुम मेरी गुड्स बेचो अपनी लोकेलिटी में और तुम्हें 5% कमीशन मिलेगी। यहाँ पे एक्स जो है वो प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहा है और वाई जो है वो एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। बोला उन्होंने ए ने ट्रांसफर किया अपनी गुड्स बी को फोन पे कि वो उसके बिहाफ पे काम करे। अब ये भी ओरली हो गया। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होते तो हमारे पास एक एविडेंस भी होना था, सो वो एविडेंस जो है हम कोर्ट में भी प्रूफ कर सकते हैं। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर रिटर्न में कोई एग्रीमेंट हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन यहाँ पे एजेंसी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी है, सो इधर बाय वर्ड और बाय रिटर्न एग्रीमेंट जो है हम किसी को कह सकते हैं कि तुम मेरे एजेंट बन जाओ। सेकेंड पॉइंट इज एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ।
कई बार क्या होता है जब हम एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो लॉ की तरफ से ही जो है हम एक दूसरे एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप में एग्जिस्टेंस आ जाती है। व्हेन लॉ इंटरवेंस एंड कन्फर्स अथॉरिटी ऑन अ पर्सन, जब लॉ इंटरवेंस मीन्स जब लॉ इंटरफेयर करता है और वो अथॉरिटी दे देता है किसी बंदे को कि तुम जो है दूसरे के बिहाफ पे काम करोगे, वेदर whom he is representing is consulted or not। अब दो पार्टीज हैं ए और बी, सिचुएशन ऐसी अराइज हुई है कि लॉ इंटरवेंस हुआ है, लॉ आया और लॉ ने कहा है कि ए जो है वो बी का एजेंट है, लेकिन बी को अब ये बात पता ही नहीं है। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जिस बंदे को आपने एजेंट ने रिप्रेजेंट करना है, हो सकता है उससे ये परमिशन ली गई ना हो या हो, वो मैटर नहीं करता। मीन्स when law intervenes and confers authority on a person to work or to do such an act on behalf of another person, whether whom he is representing is consulted or not, means जिस बंदे के बिहाफ पे उसने काम करना है, जिसको उसने रिप्रेजेंट करना है, जो प्रिंसिपल है, चाहे उससे हमने पूछा या नहीं पूछा, ये इम्प्लाइड एजेंसी भी हो सकती है या एजेंसी क्रिएटेड बाय लॉ भी हम इसे कहते हैं। अब नीचे हमने एग्जाम्पल लिखी हुई है कि ए एक ट्रक ड्राइवर है, उसने अपने गुड्स जो है वो बी के हाथों भिजवा दिए सी को देने के लिए, लेकिन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस ऐसी सिचुएशन बनी, ऐसा सिनेरियो हुआ कि गुड्स डिले होगी और उनका ये नेचर था कि अगर हम और ज़्यादा डिले करते उन गुड्स को सी तक पहुंचाने के लिए तो बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो जानी थी, नुकसान हो जाना था। सो यहाँ पे लीगली जो है उसने क्या किया कि गुड्स का चार्ज ले लिया बी ने और उनको सेल कर दिया जहाँ पे वो गुड्स थी, और उसने जो है वो बिल्कुल भी ए से जो है नहीं पूछा। मीन्स यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तीन पार्टीज ली हुई हैं, हम एग्जाम्पल से कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी, ए जो है वो है ट्रक ड्राइवर है, ये यहाँ पे एजेंट का रोल जो है वो प्ले करेगा, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो है ए के पास कुछ गुड्स हैं, बी की गुड्स हैं, और ये उसने बी ने ए को दिए हैं कि तुम जाकर सी को जो है वो सेल आउट कर दो ये गुड्स, लेकिन कुछ डिले हो गया, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस ऐसी हुई कि जानबूझकर नहीं डिले हुआ, लेकिन वो हो गया डिले और उसकी वजह से क्या हुआ, गुड्स खराब होना शुरू हो गई, और अगर वो डिले थोड़ा सा और हो जाता तो गुड्स बहुत खराब हो जानी थी, जिससे बी को बहुत ज़्यादा लॉस होना था। इस लॉस को बचाने के लिए, कवर अप करने के लिए ए ने क्या किया, चार्ज लिया उन गुड्स का और उसने वो गुड्स जो है जहाँ पे थी वहाँ पे बेच दी, बीइंग एन एजेंट ऑफ बी। सो यहाँ पे लॉ इंटरवेन हुआ और उसने ए को ये पावर दी कि तुम बी से कंसल्ट ना करो, फिर भी ये गुड्स बेच दो, क्योंकि अगर और गुड्स ना बिकती और डिले हो जाता तो गुड्स खराब हो जानी थी। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट इज एजेंसी बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी। हमने दो ऑलरेडी कर लिए हैं, बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सो थर्ड है हमारा बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का हम पहले भी मीनिंग कर चुके हैं। इम्प्लाइड मीन्स बाय कंडक्ट, बाय बिहेवियर, जब हम शो करते हैं। सो यहाँ पे अथॉरिटी जो है कन्फर की जाएगी उस बंदे के ऊपर टू एक्ट एज एन एजेंट बाय कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ पार्टीज। मीन्स जो दो पार्टीज हैं उनके बिहेवियर से ऐसा ही लगेगा कि एक जो है दूसरे का एजेंट है। सो यहाँ पर फर्दर उन्होंने नेसेसिटी, होल्डिंग आउट, एस्टॉपल, इसकी थ्री जो टाइप्स है वो फर्दर दी हुई हैं। और ये जो एजेंसी है वो इम्प्लाइड एजेंसी होती है, इसको हम जो है एजेंसी ऑफ ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी भी कहते हैं। ये एक मैगजीम है, इसको प्लीज़ हाईलाइट करके ज़रूर एग्जाम में लिखिएगा। ये मैंने एग्जाम्पल कट किया, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ए का एक शॉप थी दिल्ली में जहाँ पे वो रहता था, और रहता वो कहाँ पे था, अमृतसर में। शॉप जो है वो सी मैनेज करता था और उसकी आदत थी कि वो ऑर्डर कर देता था बी को ए के नाम के ऊपर। शॉप ए की थी लेकिन मैनेज सी कर रहा था और वही ऑर्डर करता था बी से। तो यहाँ पे अब बी को क्या लगा कि शॉप किसकी है, सी की। इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला केस यहाँ पे आएगा, और क्योंकि यहाँ पे ए और सी में जो है वो एजेंसी का रिलेशनशिप बना हुआ है। अब बाद में क्या हुआ कि जो है ए है वो प्रिंसिपल है और सी जो है हमारा यहाँ पे एजेंट है, और बी वो एक बंदा है जिससे वो ऑर्डर ले रहे हैं। ए ने मना कर दिया सी को कि अब तुम बी से ऑर्डर मत लेना, लेकिन सी ने फिर भी बी से ऑर्डर लिया और वो ऑर्डर उसने पर्सनल यूज के लिए लिया और वो लेकर भाग गया। अब बी अपने पैसे कहाँ किससे लेगा, बी अपने पैसे लेगा ए से, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो ए जो है वो प्रिंसिपल अब भी है। सो यहाँ पे एजेंसी बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी आएगा। अगर आपको एजेंसी बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी में कोई भी एग्जाम्पल लिखनी है तो वो नीचे हमने एस्टॉपल,
नेसेसिटी या होल्डिंग आउट करना है तो आप वहां से जो है वो उस एग्जाम्पल को लिख सकते हो थोड़े से चेंजेस करके बीच में. सो जब एक यहाँ पे हम व्हेन अ पर्सन होल्ड्स हिमसेल्फ और रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज टू बी द एजेंट ऑफ अनदर एंड स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट टू इट इज नॉट डिनाइड मीन्स यहाँ पे अब एग्जाम्पल से हम जो है इस स्टेटमेंट को समझेंगे कि ए ने सी को कहा डी की प्रेजेंस में कि वो डी का एजेंट है. ए ने सी को कहा डी की प्रेजेंस में कि वो डी का एजेंट है और डी को पता था कि ए मेरा एजेंट नहीं है लेकिन वो फिर भी चुप रहा और सी जो है वो एंटर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ डी के साथ इस यही विश्वास के ऊपर कि ए उसका एजेंट है. अब बाद में डी मना कर दे कि नहीं जी ए मेरा एजेंट ही नहीं है तो यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल आएगा जो उसे रोकेगा कि तुम ये अब फैक्ट जो था कि ये तुम्हारा एजेंट है उसको डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते. सो यहाँ पे कंडक्ट बिहेवियर्स जो पार्टी का वो शो कर रहा है कि यहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है. नेक्स्ट आता है एजेंसी बाय नेसेसिटी. ये भी एजेंसी जो है वो नेसेसिटी की वजह से या ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ क्रिएट होती है. और ये कब क्रिएट होती है? जब एक पर्सन जो है कंपेल्ड है. क्यों कंपेल हुआ वो? क्योंकि सर्कमस्टांसेस सिनेरियो ऐसा हुआ कि उसको एजेंट बनना ही हुआ. और इसके एसेंशियल्स क्या हैं? कब जो है वो नेसेसिटी अराइज होगी? इसके एसेंशियल्स ये हैं. सबसे पहला एसेंशियल है कि हम जो है अपने प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है कम्युनिकेट करना. और दोनों में बोनाफाइड रिलेशनशिप होना चाहिए. बोनाफाइड रिलेशनशिप मींस ट्रस्ट का रिलेशनशिप जो है वो फेथ का रिलेशनशिप होना चाहिए एजेंट और प्रिंसिपल में. मींस जो दो पार्टीज है और एक्चुअल में नेसेसिटी होनी चाहिए. ये नहीं है कि उसने जानबूझ के कह दी कि हाँ जी जी नेसेसिटी थी और बाय नेसेसिटी मैंने जो है वो आपका एजेंट बन गया. नो, एक्चुअल में होनी चाहिए नेसेसिटी और इम्पॉसिबल होना चाहिए कि वो अब कम्युनिकेट नहीं कर सकता. और दोनों में बोनाफाइड रिलेशनशिप भी होना चाहिए, फेथ का रिलेशनशिप होना चाहिए. ये जनरली होती है पेरिशेबल नेचर की जो गुड्स होती हैं उनमें राइस. एक्स लोड्स वेजिटेबल्स इन वाइज वैगन. एक्स ने वाई के वैगन में जो है अपनी वेजिटेबल्स लोड कर दी और डिलीवर के भेज दिया पी के पास. बट अब डिले हो गया और वेजिटेबल्स जो है वो पेरिशेबल नेचर की होती है. अगर 2-3 दिन वो ना बिके तो खराब हो जाती हैं. सो यहाँ पे वाई जो है वो एक्स की वेजिटेबल सेल करेगा. और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि एक्स और वाई का विश्वास था कि ये मेरी गुड्स जो है वेजिटेबल्स लेकर नहीं भागेगा. प्लस यहाँ पे जो है वाई फोन करके एक्स को नहीं बता सकता था क्योंकि वहां पे सर्कमस्टांसेस ऐसी राइज हो गई, बारिश हो गई, बारिश की वजह से वेजिटेबल्स खराब होगी. जो कम्युनिकेशन सर्विस थी, मोबाइल नेटवर्किंग था, वो बंद था वहां पे. सो इन वजह से जो है वो एजेंसी क्रिएट होगी बाय नेसेसिटी. नेक्स्ट आता है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट. ये एक पॉजिटिव और अफर्मेटिव कंडक्ट होता है ऑफ प्रिंसिपल टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू एजेंट. मींस पॉजिटिव में ये भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल से. एक्स ने वाई को भेजा पी की दुकान पे कि तुम मेरे भी यहाँ पे कुछ गुड्स खरीद लो और पी को बोलना कि जो है वाई आएगा तुम्हें पैसे देने बाद में. उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वाई पी की शॉप पे दोबारा गया और उसने अपने लिए कुछ सामान खरीदा. और पी को थोड़ी पता था कि अब वाई अपने लिए खरीद रहा है क्योंकि वाई ने कुछ बताया नहीं. और पी ने क्या किया, वो अमाउंट एक्स की बिल में डाल दी. अब बाद में एक्स कहे कि नहीं जी मैं सिर्फ पहले जो सामान मैंने खरीदा था उसकी पेमेंट करूंगा, बाद वाले की पेमेंट नहीं करूंगा. सो यहाँ पे जो है वो एजेंसी बाय होल्डिंग आउट क्रिएट हो गई है क्योंकि जो गुड्स की पेमेंट है वो वाई की गुड्स की जो पेमेंट है वो वाई ही करेगा. एक्स ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता. यहाँ पे होल्डिंग आउट मींस यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि एक्स को इंटीमेट करना चाहिए था पी को, एक्स को पी को बताना चाहिए था कि अब वाई मेरा एजेंट नहीं है, वो कोई भी सामान खरीदने आए तो वो मेरा सामान नहीं होगा. लेकिन एक्स ने ऐसा नहीं किया. तो दूसरी बार जो पी की दुकान से सामान गया वाई जो लेकर गया अपने यूज के लिए, उसके पैसे भी एक्स को पे आउट करने पड़ेंगे. सो नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक है जो एजेंसी क्रिएटेड बाय रेटिफिकेशन. रेटिफिकेशन मींस काम पहले हो चुका है लेकिन उसकी अप्रूवल हम जो है वो बाद में करते हैं. इट मींस अप्रूवल ऑफ एन एक्ट विच इज ऑलरेडी डन. और एजेंसी में रेटिफिकेशन क्या है कि सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस मींस बाद में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस पर्सन को, जो भी उस पर्सन ने अनऑथोराइज्ड एक्ट किया है हमारे बिहाफ पे या कि दूसरे बंदे के बिहाफ पे, उसको हम बाद में जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको अपनी अप्रूवल
दे देते हैं। इसको एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी भी कहते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी पहले काम हो चुका है। इट रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके दिन हमने फिर से बैक जाना और तब अप्रूवल देनी है। अब एक्स ने क्या किया, अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर दी और वाई की शॉप के लिए लोन ले लिया। अब बाद में वाई कहता है चलो कोई बात नहीं, आपने मेरे बेनिफिट के लिए लोन लिया, मेरी ही दुकान को बढ़ाने के लिए लोन लिया, तो वाई क्या करता है, रेटिफाई कर देता है उसके एक्ट को। दस जब उसने रेटिफाई कर दिया, अब वाई लायबल होगा कि अगर लोन एक्स ना रीपे करे तो वाई रीपे करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी, ए एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, और उसने क्या किया, गुड्स खरीद ली और जेड के बिहाफ पे बेच दिया। अब बाद में लेटर ऑन जो है वो जेड रेटिफाई कर देता है इस एक्ट को कि ठीक है, अगर आपने अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जाकर भी गुड्स खरीदी हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें आप सेल कर दीजिए। अब रेटिफिकेशन को वैलिड होने के लिए यहाँ पे नीचे कुछ एसेंशियल्स हैं। ये हम डीपली जो है वो जब रेटिफिकेशन का मेन क्वेश्चन करेंगे बुक से तो तब समझेंगे। यहाँ पे सिंपल पॉइंट्स है बिकॉज अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा हमारा। वैलिड एसेंशियल्स है कि जो जब एक्ट हुआ तब प्रिंसिपल जो है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। सेकंड इज प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। थर्ड इज कि प्रिंसिपल जो है कंपेटेंट होना चाहिए रेटिफाई करने के लिए, मींस वो साउंड माइंड का होना चाहिए, 18 ईयर से अबव होना चाहिए, और किसी भी लॉ में उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो, माइनर ना हो। सो मींस वो इन तीनों चीज़ों को कैपेबल हो और वो जो है वो कंपेटेंट होना चाहिए कि रेटिफाई कर सके एक्ट। जो ट्रांजैक्शन है वो जब रेटिफिकेशन हुई है उस ट्रांजैक्शन की तब भी वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। और प्रिंसिपल को हमने पूरी नॉलेज देनी है, मटेरियल फैक्ट्स की पूरी बात बतानी है, जो भी उस ट्रांजैक्शन में हमने एक्सीड किया अपनी अथॉरिटी को या जो भी हमने उस ट्रांजैक्शन में हुआ है उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने बताने हैं। और सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो रेटिफाई होगी। जैसे यहाँ पे ऊपर हमने लोन वाली एग्जांपल ली, अगर मान लो लोन 10,000 है और वाई क्या कर रहा है, 5,000 का लोन जो है वो रेटिफाई कर देता है, ये गलत बात है। अगर रेटिफाई करना है तो पूरे का पूरा 10,000 का होगा, अदरवाइज हाफ ट्रांजैक्शन को हमने रेटिफाई नहीं करना और रेटिफिकेशन कम्युनिकेट भी करनी है विद इन रीजनेबल टाइम। जो भी एक्ट्स जो है रेटिफाई होंगे वो वॉइड या इलीगल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है कि ये थर्ड पार्टी ना इससे इंजर हो, ऐसा रेटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, और ये एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होना चाहिए, विद इन द पावर ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए, और अनक्वालिफाइड मीन्स ये नहीं है कि प्रिंसिपल के खुद के पास पावर नहीं है कि वो लोन जो ये 10,000 का इसको रेटिफाई कर सके और वो फिर भी कर रहा है। अगर प्रिंसिपल के पास पावर है वो फिर ही कर सकता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कंक्लूड कर देना कि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है हमें बहुत ज़रूरी चाहिए आज के ज़माने में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रही है बिजनेसेस की। और जो एजेंसी हम बहुत सारे मोड से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इम्प्लाइड, लॉ, एक्सप्रेस, रेटिफिकेशन। और प्रिंसिपल जो भी एजेंट काम करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अगर एजेंट वो काम विद इन द एक्सटेंट ऑफ हिज अथॉरिटी कर रहा है, मीन्स वो अपनी जो अथॉरिटी उसको जो पावर दी गई है उसके बीच में रह कर रहा है। सो ये था हमारा क्वेश्चन, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। ये जो हमने सारे के सारे मोड्स जो हैं वो एक्सप्लेन्ड समझ लिए हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट। और अगर आपको इसी कमर्शियल लॉ के किसी और चैप्टर पे भी कोई वीडियो चाहिए ऐसी ही तो आप जो है बता सकते हो, आपको वो अवेलेबल हो जाएगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।